हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड उसमें मैंने आपको बताया ही था कि हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम उसमें एक जो प्रिंसिपल है ले चार्टर प्रिंसिपल, जो हमने लेक्चर 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसे हम लेक्चर 4 में फिर से डिस्कस करेंगे बिकॉज इसके आगे ही हम हर चीज़ पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक आइडिया ही दूंगी इसमें हमने किया क्या है। इसके अंदर हमने इस प्रिंसिपल के अंदर हमने ये समझा था कि ए प्लस बी अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो आपका सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों ये सब बैकवर्ड है। अगर क्या होगा, अगर वो कंसनट्रेशन इधर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा, अगर इधर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बैकवर्ड जाएगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके, एक काउंटर बैलेंस कर सके। यानी जिसके पास जो है ना वो सामने वाले को दे देगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से कुछ हटा दिया, यहाँ से मैंने कुछ हटा दिया, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो आगे जाएगा। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपीज़ है, एक पुअर पर्सन है, उसके पास 0 रुपीज़ है। तो अब इसके पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो, इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो इसने 50 अपने पास रखे, 50 सामने पुअर पर्सन को दे दिए, ताकि दोनों का इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, अटेन कर लेगी। नाउ अब इसके पास 50 हो गए, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर प्रोडक्ट वाले के पास, सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ, पुअर पर्सन के पास मान लो 100 रुपीज़ होते और उसके सामने कोई और दूसरा पुअर पर्सन आता, मान लो उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो भी क्या करता, वो भी उस सामने वाले को, मान लो यहाँ पे P2 ले ले, उस सामने वाले को 50 अपने पास रखता है और चलो 50 कहता चल भाई तू रख ले, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस केस में जो 50 रुपये मान लो P1 के पास थे, पुअर पर्सन जो था आपका, वो उसके पास जो 50 रुपये थे, अब कोई और आया, P3 आया, उसने P1 को कहा कि भाई मुझे पैसे दो, और उसने उसे क्या कर दिया, उसने 20 रुपीज़ दे दिए। अब उसके पास बचे कितने, P1 के पास 30 बच गए। अब 30 बच गए ताकि वो फिर से 50 रुपीज़ अटेन कर सके, वो अब किसी और पर्सन के पास जाएगा, वो उसको कहेगा, मान लो वो कोई R2 पर्सन नाम के पास गया और उसने उसे कहा कि मुझे 20 रुपीज़ दे दो, तो जाके उसे 20 रुपीज़ लेगा। तो यानी यहाँ पे क्या होएगा कि देखा जा रहा है कि अगर जिसके पास भी कोई भी पैसे होते, मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी इस तरफ, तो वो इधर दे देता है। अगर इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो किसी और पर्सन को दे देता है। ऑलराइट, ये सब चीज़ें चलती जा रही हैं। और अगर किसी से पैसे हमने निकलवा लिए तो वो आगे किसी और पर्सन के पास, यानी वो किसी नेक्स्ट पर्सन या फॉरवर्ड जा रहा है पैसे मांगने। अब मान लो किसी के पास 0 रुपीज़ थे, अब इसके पास P3 के पास 0 रुपीज़ थे, अब इसके पास 20 आ गए, इसके पास तो एडिशन हो गया, इसके पास एडिशन हो गया। अभी जाके फिर से खर्च कर सकते हैं ना उन 20 रुपये को, उन 20 रुपीज़ को वो पर्सन उसे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, वो वापस उस ज़ीरो स्टेज पे आ सकता है, यानी वो बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज, ये मैंने बस एक, कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ लॉजिक से समझाया है कि ये एक एक मीम टाइप का कुछ बना के बस उससे, ताकि ये समझ आए जो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये होते गया। अभी ये लग रहा है कि सिर्फ 4 है, नहीं, जब अब हम आगे करेंगे ना इसकी पूरी की पूरी एक पेज भर जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। ये इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ है। चलो आगे देखते हैं। बट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड प्योर लिक्विड चेंजिंग द अमाउंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन। देखो क्या होता है, बट फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक रिएक्शन अगर इसके पास मान लो सॉलिड और एक प्योर लिक्विड है, चेंजिंग देयर अमाउंट, अब वो अपनी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, और उनकी रिएक्शंस के ऊपर ना कोई भी इफेक्ट नहीं है। अपनी अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। फॉर सॉलिड और प्योर लिक्विड, क्योंकि उनका जो डब्ल्यू वी है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो सेम रह रहा है, जिसकी वजह से ये हमने देखने को मिला। जैसे ये सब थर्मोडायनेमिक्स का है थोड़ा बहुत। कंसंट्रेशन रिमेन सेम, कंसंट्रेशन सेम है। अगर मैंने अगर सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 रखा, ठीक है, तो सी का फॉर्मूला होता है N/V। यही होता है ना जब हम PV = NRT करते हैं,
और v को नीचे भेज देते हैं n के, तो वो n/v आपका c के इक्वल हो जाता है। वही तो आपने अब n/v को फिर से खोला तो w/mv आ गया। देखो अगर आपका nv कांस्टेंट है यानी nv की कंसनट्रेशन 1 है तो ऑफकोर्स w/mv की कंसनट्रेशन भी 1 होगी, यानी सभी की क्या हो रही है, 1 हो रही है। इस केस में सॉलिड के केस में देखोगे इसका जो कांस्टेंट लोगे तो वो क्या आएगा, CO2 इक्विवेलेंट आएगा। और अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट देखोगे तो प्रेशर में P लोगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट फॉर द गैसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अमाउंट चेंजेस बट द वॉल्यूम रिमेन सेम। लेकिन इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो गैसेस होती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अमाउंट चेंजेस, रिएक्शन के टाइम पे उनकी अमाउंट चेंज हो रही है लेकिन उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। अमाउंट चेंज हो रही है, वॉल्यूम क्या है, सेम हो रहा है। एज गैसेस टेंड टू ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैसेस क्या कर रही है, टेंड टू ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जितने भी कंटेनर है उसकी सारी की सारी वॉल्यूम को वो क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। और जो उनकी वैल्यू है W/V की वो चेंजेस होती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। कंसनट्रेशन भी अब इनकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब इस वाली जो भी रिएक्शन है इसमें अब ये क्या है, ये और ये गैस किस में, मान लो ये सॉलिड में हमने ले लिया इसे, तो इसका जो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये बाय ये, ठीक है। इसका जो क्या है आगे कोफिशिएंट 2, इसका क्या है 2। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम इसमें से, ये तो कट जाएगा, बाकी ये O2 तो इसके साथ है ही सही H2O के साथ। सो Kp क्या आएगा आपके पास, P ऑफ H2O का स्क्वायर बाय में P ऑफ H2 इक्विवेलेंट। ऑल राइट, चलो आगे देखें। Again, similarly for solution having reactant solute more of moles of solute changes but the volume of solution remains same, their concentration changes। अब इसमें क्या होता है, concentration change होती है। अब जैसे यहाँ पे अगर इनका solid ले लिया तो solid के केस में ये दोनों आ जाएंगे, solid के केस में आपका concentration देख ली, pressure के केस में आपने gases का देख लिया। चलो आगे, अब ये थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स के कुछ क्वेश्चन हैं। देखो कपड़े जो होते हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं जब ब्रीज जो हवा होती है वो आपकी ब्लो कर रही होती है। देखो आपकी हवा ब्लो नहीं कर रही, ठीक है, हवा अगर आपकी ब्लो नहीं कर रही तो क्या होंगे, कपड़े आपके सूखेंगे नहीं। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसी का ही लॉजिक लगाओ कि अगर कपड़ों में ऑलरेडी पानी है और सराउंडिंग में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, वाटर कपड़ों का जाएगा ही नहीं सराउंडिंग में, बिकॉज सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रीज ब्लो करेगी यानी अगर आपकी हवा चल रही है तो कपड़ों में से वो, मान लो ये यहाँ पे आपके कपड़े हैं, हवा आई, इन कपड़ों में जो जो भी वाटर्स थे, जो भी वाटर वेपर्स थे वो सब उड़ गए, ठीक है, तो वो ड्राई हो गए। दिस इज़ हाउ योर क्लोथ्स विल गोना टू ड्राई, अदरवाइज नॉट, अगर ब्रीज ब्लो ही नहीं करेगी तो, ठीक है। वाई वी ब्लो एयर ऑन द टॉप ऑफ हॉट ड्रिंक्स, अगेन वही लॉजिक है। अगर हम अपने हेयर्स जो है सॉरी एयर जो है वो क्या करेंगे, अपनी जो भी कोई ड्रिंक है, टी है, कॉफ़ी है और एनीथिंग, तो उस पर जब भी हम अपनी हेयर जो एयर है वो ब्लो करेंगे, जब वो ब्लो करेंगे उसके ऊपर जो सराउंडिंग पे जो लेयर्स है वो एयर है, सो सॉरी फॉर दैट, वो कैसी है, हॉट एयर है। और जब हम ब्लो करेंगे अपने माउथ से सो वो क्या होएगा, वो हॉट एयर हट जाएगी, वहाँ से उसका इक्विलिब्रियम का टूट जाएगा। अब वो काउंटर बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे, हमने जैसे अपने क्या किया, हमने एयर छोड़ी, अब जो उसके ऊपर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट थी वो जाएगी, बट इसके ऊपर अभी मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो एयर आके फटाफट अपनी स्पेस ले लेगी। तो ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है ये, ठीक है। अपॉन ब्लोइंग हॉट एयर इज प्लेस्ड बाय डिस्प्लेस बाय कूलर एयर, सो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो हट गया तो फिर वो फटाफट आ जाता है, ठीक है। टू री एस्टैब्लिश, ताकि वो वापस से इक्विलिब्रियम को री एस्टैब्लिश करे, हॉट जो लिक्विड है वो फिर से क्या करेगा, हॉट एयर को रिलीज करेगा, फिर से हम वो उसे हटाएंगे, फिर वो मतलब वो क्या आएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो भी आपका मान लो यहाँ पे टी है या जो भी है
उसमें वो गर्म ही नहीं रहेगी, इट विल नॉट हॉट एनी मोर। ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे है टीथ टेंड टू डिकम्पोज फास्टर इफ नॉट ब्रश प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग स्वीट्स। देखो हम क्या, हमें बोला जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, कि जब भी हम कोई भी स्वीट्स खाएं या स्वीट खा के सोए तो हमें फटाफट क्या करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए या फिर पेस्ट करके सोना चाहिए रात को, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे टीथ पे प्रेजेंट होते हैं वो नहीं आते। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, हमारी टीथ टेंड्स टू डिकम्पोज, इट विल फास्टर डिकम्पोज। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली या तो ब्रश नहीं करें या व्हाटसोएवर, तो देखो क्या होता है, ऐसी एक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम का एक टूथ इनेमल पे प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम कंपाउंड जो है, अब वो क्या होता है ना, जब भी हम उसको देखते हैं डीमिनरलाइज जब भी होता है तो वो ब्रेक होता है। अब वो जब भी ब्रेक होता है ना तो उसके अंदर OH प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, तो वो OH का OH में ही जो है ब्रेक होता है। जब भी वो डीमिनरलाइज होता है और रीमिनरलाइज होता है ना, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, देखो स्वीट्स पार्ट लेफ्ट इन द माउथ कैविटी अंडरगोज डिकम्पोज टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव विच कंज्यूम्स OH आयंस। Sweet parts left in the mouth cavities undergo decomposition to produce H positive, which consume OH. अब क्या होता है, जो भी स्वीट पार्ट होते हैं, जो भी अगर आपने खाया आपके मुंह में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होएगा तो H पॉजिटिव आयंस करेगा, विच कंज्यूम्स OH नेगेटिव, यानी जो आपका OH होता है और H पॉजिटिव जब वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है तो एसिड रिलीज होता है, तो वो क्या आएंगे, वो आपस में रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, विच शिफ्ट रिएक्शन फॉरवर्ड। अब इसकी वजह से रिएक्शन कहाँ भागेगी, मैंने बताया था ना, जैसे भी इसमें बहुत सारे लॉजिक की वजह से ऐसी चीज़ें आएंगी, जैसे इस केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, ताकि आपका डीमिनरलाइजेशन जल्दी से हो। ठीक है, अगर हम मान लो फ्लोराइड ज़रूरी होता है हर आपके टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट होना, बिकॉज जो होता है ना वो बिटर होता है, बिटर की वजह से आप कुछ भी खाओ ना तो वो आपके टीथ के लिए बिल्कुल सही होता है फ्लोराइड, क्योंकि वो F नेगेटिव में टूटता है, जब वो ब्रेक करता है F नेगेटिव में विद दिस कंपाउंड कोल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक बेटर इफेक्ट आता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो टीथ हैं उस पर ज़्यादा कैविटी लगने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम चेंज इफ द प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्स एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय डिक्रीज द वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होएगा, बस वही चीज़ लिखी हुई है नॉर्मली। P is equals to CRT, concentration of reactant as well as product increases। देखो बट इंक्रीज मोर वेयर गैसेस कंपाउंड्स आर मोर। देखो यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे दो कंसनट्रेशन है, किसकी कंसनट्रेशन है किसकी कंसनट्रेशन, यहाँ पे एक है तो इसकी एक ही कंसनट्रेशन है, इसका डेल्टा एन जी क्या होगा 2 - 1 दैट इज 1। टू री एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, जैसे ए से वो बी और सी में टूट रहा है, want half concentration increases at producer's side, then reaction shift on the that side where gases are less। देखो अब इधर मान लो यहाँ ज़्यादा है तो वो इधर की तरफ फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, जहाँ फॉरवर्ड ज़रूरी नहीं है फॉरवर्ड की तरफ, वो बैकवर्ड भी जा सकती है। यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इधर बैकवर्ड जाएगी, इधर कंसनट्रेशन कम है तो वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द इट विल वर्क्स। रिजल्ट, बाय डिक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होएंगे जहाँ पे गैसेस के कंपाउंड्स बहुत ही कम होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ये लेक्चर 4। स्टे ट्यून फॉर लेक्चर 5। ऑलराइट, एंड जो लेक्चर 5, 6 होगा उसके अंदर हम थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स जो है इस टॉपिक पे बेस्ड उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।